वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 से और 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2, ऐसे 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 4 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी, और उसके बाद में अब 11 जनवरी तक के कुल 19वां ये वीडियो है हमारा। अगर आपने उन 18 वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए। उनको देखने से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं या फिर रिपीट भी हुए हैं। मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इन वीडियोस में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में 11 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें एप्पल की है। एप्पल क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना यानी एप्पल की जो स्थापना है 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। प्लीज फ्रेंड्स, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? श्रीनगर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इंदिरा गांधी ट्यूलिप नगर की। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में एक ट्यूलिप गार्डन है। इसे पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से जाना जाता था। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह डल झील के अवलोकन के साथ जबरवन रेंज की तलहटी पर स्थित है। ट्यूलिप गार्डन लगभग 65 किस्मों के ट्यूलिप का घर है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? Mg। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मैग्नीशियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Mg है। इसका परमाणु क्रमांक 12 है। अगला क्वेश्चन है, PSLV का क्या अर्थ है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है क्या? इसरो एक स्वदेशी रूप से विकसित उपभोजित लॉन्च सिस्टम है। पीएसएलवी भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी के सभी संचालन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा और पूर्वी तट भारत से नियंत्रित होते हैं। पीएसएलवी द्वारा कुछ उल्लेखनीय प्रक्षेपण हैं। चंद्रयान 1 पहली भारतीय चंद्र जांच है और मंगलयान भारत द्वारा पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन। एस्ट्रोसैट प्रथम भारतीय समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष प्रयोगशाला। यानी पीएसएलवी के माध्यम से इतने उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? 1911 कलकत्ता। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। अब राष्ट्रगान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रगान। जनगण मन। राष्ट्रगान जनगण मन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे बंगाली गीत भारतो भाग्य विधाता का पहला छंद है। जनगण मन गीत पहली बार जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक के तहत छपा था। इसके पूर्ण होने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि छंद की पहली और अंतिम पंक्तियों में 20 सेकंड का समय लगता है। हमारे राष्ट्रगान में कुल 5 श्लोक हैं। राष्ट्रगान के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मूल रूप से रचना का हिंदी अनुवाद आबिद अली ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मूल रूप से रचना का हिंदी अनुवाद किसने किया? आबिद अली ने किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। दिन कौन सा था? सोमवार दिन था। स्थल कौन सा है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का उपनाम क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला।
जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885। इसकी जो प्रथम अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी में, और कहाँ हुआ था? मुंबई में, 1885। पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता, 1886 में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। मद्रास अधिवेशन हुआ और 1887 में। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, 1888, इलाहाबाद। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम कांग्रेस विभाजन कब हुआ? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, सूरत, 1907। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में, 1911, कलकत्ता में। पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, 1925, कानपुर। अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा? अरविंद अडिगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। द व्हाइट टाइगर, क्या यह भारतीय लेखक अरविंद अडिगा का एक उपन्यास है? यह पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुई थी। इसे 40वां मैन बुकर पुरस्कार मिला था। यह एक गांव के लड़के बलराम हलवाई के पूर्वव्यापी वर्णन के माध्यम से वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का एक स्याह हास्य परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसी कारण एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, यूके, रूस, फ्रांस और यूएसए। मूल प्रस्ताव को वीटो करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक शीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है। यह क्या है? मृगमरीचिका। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह मृगमरीचिका है क्या? मृगमरीचिका एक स्वाभाविक रूप से होने वाली ऑप्टिकल घटना है जिसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के माध्यम से दूर की वस्तुओं या आकाश की विस्थापित छवि बनाने के लिए झुकती हैं। एक श्रेष्ठ मृगमरीचिका वह है जिसमें मृग तृष्णा की छवि वास्तविक वस्तु के ऊपर प्रतीक होती है। मृगमरीचिका वायु की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एडीज मच्छर का वाहक है। एडीज मच्छर का वाहक है डेंगू। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्ण कटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। इसके लक्षण क्या हैं? आमतौर पर संक्रमण के 3 से 14 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षण में तेज बुखार आता है, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, एक विशिष्ट त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सर्व शिक्षा अभियान है क्या? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। भारत के जो संविधान के 86वें संविधान संशोधन में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। यह एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसे भारत में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। पढ़े भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान 2018 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्व का नाम और एक होता है। एक अद्वितीय रासायनिक तत्व। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक भी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में किसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? मंत्रिपरिषद। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? रोपड़ फसलें। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रोपड़ फसलें हैं क्या? रोपड़ फसलें वृक्षारोपण फसल शब्द उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी खेती किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन वाले क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर की जाती है। फसलों में चाय, कॉफी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी, ताड़ का तेल और पाल्मायरा और काजू शामिल है। ये अधिक आर्थिक महत्व की उच्च मूल्य वाली वाणिज्यिक फसलें हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उनकी निर्यात क्षमता, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाय, कॉफी, रबर का काम वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि नारियल, काजू, कोको, सुपारी, पाम तेल कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? सीमा सड़क संगठन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया वो था रेलवे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर रेलवे की है। भारत में पहली ट्रेन कब चली, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्रा ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली। यह 3 लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित किया गया था। इसमें 13 गाड़ियां थी। इसमें 400 लोग सवार थे। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में जो रेलवे की शुरुआत है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? रायपुर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रायपुर मध्य प्रदेश ना होकर छत्तीसगढ़ में है। अब बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर। राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? पैरासाइट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आईआईटी गांधीनगर FSSAI से ईट राइट कैंपस अवार्ड प्राप्त करने वाला भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की। 1951 से 56 यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये 1951 से 56 तक थी। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था देश के कृषि विकास पर था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी, जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना को औद्योगिक योजना भी कहा जाता है। इसी पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी।
तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गाडगिल के नाम पर इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। भारत 2 युद्धों में लगा हुआ था, 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इन युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया। रक्षा उद्योग, भारतीय सेना और कीमत के स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में मुद्रास्फीति देखी गई। युद्ध और सूखे के कारण यह योजना अयशस्वी हो गई। अब चौथी पंचवर्षीय योजना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि है। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। यह विफल रहा और केवल 5.7% के लक्ष्य के साथ 3.3% की वृद्धि हासिल कर पाया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। फार्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रान 1957 में जॉन बेकस द्वारा विकसित पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह मूल रूप से उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मुख्य रूप से संख्यात्मक कंप्यूटिंग, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जिसमें व्यापक गणितीय गणना शामिल है। इसके डिजाइन के पीछे मुख्य उद्देश्य गणित के सूत्रों को कोड में अनुवाद करना था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय बनाता है? विटामिन के। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विटामिन के यह रक्त के थक्का जमने और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है क्या कहलाता है? कार्यपालिका। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है कार्यपालिका कहलाता है। सरकार का दूसरा लेकिन सबसे शक्तिशाली अंग कार्यपालिका है। राज्य स्तर पर कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। कार्यपालिका अक्सर नीति बनाने में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या है? परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना की। 1966 में भाभा के दुखद निधन के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता के रूप में मनाने का आग्रह किया। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? हवा महल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर हवा महल की है। यह संरचना 1799 में महाराजा सवाई सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई थी, जो जयपुर के संस्थापक थे। हवा महल की खिड़कियों को झरोखा कहा जाता है। यह महल 5 मंजिला पिरामिड के आकार का स्मारक है, जो लगभग 50 फीट यानी 15 मीटर तक ऊंचा है। हवा महल एक मुकुट के आकार में बनाया गया है। यह भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। हवा महल में 5 मंजिलें और चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं है। इसके बजाय शीर्ष मंजिल तक पहुंचने के लिए रैंप है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक आईसीसी पुरुषों की T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर रही है? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर है अंगूर की खेती। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से दायी
किस रूप में प्रकट होंगे? दायित्व। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? रेडवुड। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रेडवुड कोड़धारी परिवार के भीतर शंकुधारी वृक्षों का एक उप परिवार है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पेड़ शामिल हैं। इसे सिकोया सेपरविरेंस के नाम से भी जाना जाता है। रेडवुड पेड़ों का मूल निवास कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा रेंज के पश्चिमी ढलानों पर है। अगला क्वेश्चन है, के खिलाफ गांधी जो का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे की नजरबंदी के जवाब में था? रॉलेट एक्ट। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे की नजरबंदी के जवाब में था। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 17 जून। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन मरुस्थल से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह सभी को याद दिलाने का अवसर है कि समस्या समाधान, मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग के माध्यम से भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त की जा सकती है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 2016। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह कानूनी निविदा के रूप में अपनी स्थिति की एक मुद्रा इकाई को छीनने का कार्य है। यह तब होता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन होता है। मुद्रा के वर्तमान स्वरूप और रूपों को प्रचलन से हटा दिया जाता है और सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, जिसे अक्सर नए नोटों या सिक्कों से बदल दिया जाता है। नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण का निर्णय लिया गया था। मुद्रा के वर्तमान रूप से या रूप को प्रचलन से हटा दिया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। अक्सर इसे नए नोटों या सिक्कों से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने सभी 500 और 1000 नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। विमुद्रीकरण का उद्देश्य भारत को कर अनुपालन न करने वाले समाज से एक आज्ञाकारी समाज की ओर ले जाना था। सरकार के इस कदम ने विश्व स्तर पर जुड़े भारत के लिए बड़ा महत्व हासिल किया, क्योंकि इसने एक ऐसे मुद्दे से निपटने में साहस दिखाया जो इस पीढ़ी की विकास की सफलता की कहानी में एक कांटा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक बुराई नहीं है? मुद्रास्फीति। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मुद्रास्फीति एक सामाजिक बुराई नहीं है, जबकि बाल विवाह, निरक्षरता और अस्पृश्यता सामाजिक बुराइयां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? IBM। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IBM पर्सनल कंप्यूटर IBM PC मॉडल में जारी किया गया पहला कंप्यूटर है। यह 12 अगस्त 1981 को जारी किया गया था और बोका रेटन, फ्लोरिडा में डॉन एस्टिस द्वारा निर्देशित इंजीनियरों और डिजाइनरों की एक टीम द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। जहां आरा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने नई दिल्ली, शाहजहानाबाद, दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। जहां आरा शाहजहां की बेटी और रोशन आरा की बहन थी। उन्होंने शाहजहां की नई राजधानी में कई वास्तुकला परियोजनाओं को तैयार किया। उन्होंने एक भव्य 2 मंजिला कारवा सराय डिजाइन किया जिसमें एक बगीचा, एक आंगन था। उन्होंने शाहजहानाबाद, अब दिल्ली में चांदनी चौक का बाजार भी डिजाइन किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अनुच्छेद 61 है क्या और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे 27 जनवरी 2020 को पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2020 का टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पवन सुखदेव। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना राजदूत पवन सुख ने 2020 का टाइलर पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? साख समिति। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।